हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार एवं वेदांत के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है प्रबंधन के सिद्धांत एवं तकनीकें, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के एक वीडियो ऑलरेडी तैयार हो चुका है जिसमें हमने जाना प्रबंधन के सिद्धांत का मतलब क्या होता है, मतलब सिद्धांत का अर्थ क्या है, और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि इसका उपयोग क्यों जरूरी है। आज का जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के क्या हैं और उनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो बच्चों, कॉपी पेन लीजिए और स्टार्ट हो जाइए लिखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे जो आधुनिक प्रबंध है, जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम है वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर हम बात करें, दोबारा सुनिए बच्चों, मॉडर्न मैनेजमेंट का दूसरा नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है और इसकी जो अवधारणा है वो हेनरी फेयोल के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और इन्होंने इस अवधारणा को अपनी एक बुक प्रशासनिक प्रबंध के मॉडल से दी, ठीक है। और उन्होंने क्या किए, 14 प्रिंसिपल निकाले मैनेजमेंट के। अब ये जो 14 प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, ये बहुत ज़्यादा लोचनशील है, इनमें लोचनशीलता बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये हर प्रकार के संगठन में अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्रबंध के सिद्धांत कार्य कुशलता में वृद्धि एवं कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण रखते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों से प्रबंध की शिक्षा सुगम, प्रभावी तथा सर्वमान्य हो जाती है, जिससे प्रबंध एक पेशे में विकसित हो पाता है। अब ये कह रहे हैं, ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, इससे क्या होगा, किसी भी कार्य को करने में जो हमारी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है, कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण रखा जा सकता है। और ये एक ऐसी नॉलेज है जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रबंध को मतलब मैनेजमेंट को भावी पेशे के रूप में विकसित कर सकते हो कि एक टाइप का ये प्रोफेशन होगा और इस तरीके से आप इसको आगे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हेनरी फेयोल ने क्या बताया, 14 प्रिंसिपल बताए हैं मैनेजमेंट के, जिसको हम कहेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट। और ये जो हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बता रहे हैं या सिद्धांत बता रहे हैं, ये ऐसे सिद्धांत हैं जो हर प्रकार के संगठन में अप्लाई किए जा सकते हैं, लागू किए जा सकते हैं। देखिए, और इनका अगर हम उपयोग देखें तो अगर ऐसे ये प्रबंधन के सिद्धांत हैं जिससे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति एवं कर्मचारी की जो कार्य कुशलता है उसमें वृद्धि की जा सकती है और उनको कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण रखने में भी सहायक होती है। उनको ये मालूम चलता है कि ये जो कार्य है, जो हम कार्य संगठन के लिए कर रहे हैं, वह कार्य उनका ही है और इस प्रकार से उनको किसी कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण करने में भी सहायक होती है। अब देखिए, बेसिकली अगर हम बात करेंगे 1 बाय 1 14 प्रिंसिपल्स की, एक करके हम एक सारों को स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखें, कार्य का विभाजन। नाम से मालूम चल रहा है हमने क्या किया, जो भी कार्य है, संगठन का जितना भी कार्य है उसको हम विभाजित कर लेंगे, किसके बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में। तो देखिए बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। फेयोल ने क्या किया, विशिष्टीकरण किया। विशिष्टीकरण को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। अब ये कह रहे हैं, मैंने आपको बताया किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ स्पेशल लोग चाहिए होते हैं। जैसे मैं मानूं कि किसी कंपनी में मुझे टाइपिंग करवाना है, तो कोई भी व्यक्ति टाइपिंग कर देगा क्या हिंदी की, नहीं कर पाएगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों को, मतलब टाइपिंग करने वाले लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो फेयोल है उन्होंने क्या किया, विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन का लाभ लेने के लिए उन्होंने क्या किया, कार्य को विभाजित कर दिया और कार्य को विभाजन का एक टाइप का सिद्धांत लागू कर दिया कि हाँ, ये एक टाइप का सिद्धांत है, एक टाइप का प्रिंसिपल है जिससे कार्य की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो श्रमिक हैं, मतलब जितने भी एम्प्लॉइज हैं या प्रबंधक हैं, वो जितने भी विशिष्ट कार्य होते हैं, स्पेशल कार्य होते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि ये कार्य इस पर्टिकुलर पर्सन का होगा और ये कार्य इसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी। और कार्यों का विभाजन इस तरीके से किया जाता है कि जो कार्य है, मतलब जो वर्क है और जो वर्क करने वाला व्यक्ति या कार्यकर्ता, उन दोनों में क्या हो, सामंजस्य हो, मतलब कोऑर्डिनेशन हो, कार्यकर्ता की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। और इस तरीके से उनके बीच में कार्य को डिवाइड किया जाए, जैसे कि जो
कार्य करता है या जो एम्प्लॉय है उसकी कार्य क्षमता का इजाफा हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमने जाना कार्य का विभाजन। जो हमने क्या किया, जितना भी कार्य था किसी संगठन में उसको हमने अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज डिवाइड कर दिया है, जिससे क्या होगा, कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अधिकार एवं उत्तरदायित्व। ठीक है, तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जितने भी अधिकार हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। और इसलिए क्या होती है, इन दोनों में समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमने किसी को कार्य सौंप दिया, उसे हमने राइट्स नहीं दिए। ठीक है, इस तरीके से तो संगठन में जब किसी व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य का निष्पादन का जो उत्तरदायित्व है उसे सौंप दिया जाता है। कार्य का निष्पादन उचित ढंग से तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति को उसका सही अधिकार प्राप्त हो। समझ में आया? जैसे मैंने किसी व्यक्ति को कार्य सौंपा, अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उस कार्य को करने की, उसको राइट भी तो मिलने चाहिए। तो इस तरीके से फेयोल ने क्या बोला कि राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में समानता हो। ठीक है, जब व्यक्ति को उचित अधिकार प्राप्त हो, यदि उत्तरदायित्व एवं अधिकार में समानता नहीं होगी, अगर उत्तरदायित्व और अधिकारों में समानता नहीं होगी तो क्या होगा, या तो संगठन में क्या होगा, अनावश्यक रूप से केंद्रीकरण हो जाएगा। ये केंद्रीकरण क्या होता है, आपके लिए तो नया वर्ड होगा ना। देखो बच्चों, सेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जो हेड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देना। ठीक है, उसी के पास सारे अधिकार हो। ठीक है, और इसके अलावा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किसी दूसरे व्यक्तियों के पास हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेड है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास क्या होगा, अधिकार, सारे अधिकार तो उसके पास हैं। और कार्य के प्रति उत्तरदायित्व किसके पास हो गया, अन्य व्यक्तियों के पास होंगे। अब इसके पास सारे अधिकार तो हैं बट इनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और इस तरीके से क्या होता है, एक तरीके का कार्य निष्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनुशासन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे डिसिप्लिन। तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी संगठन में सही तरीके से कार्य करवाना है तो हमें वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी कर्मचारी हैं उनके बीच में अनुशासन होना जरूरी है। ठीक है, और ये किस तरीके से होगा तो वो पढ़ लेते हैं। अनुशासन का सिद्धांत कर्मचारियों में ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो कि संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब ऐसे व्यवहार से हैं जो कि संगठन की आवश्यकता या उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अनुशासित व्यवहार के लिए आवश्यक है कि संगठन में सही तरीके से निरीक्षण प्रणाली हो, कर्मचारी एवं संगठन के बीच में अनुबंध हो। ठीक है, और गैर अनुशासित व्यवहार अगर कोई व्यक्ति या कोई कर्मचारी करता है तो उसके लिए दंड भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन होगा, और अनुशासन तरीके से होगा तो कार्य क्षमता भी अच्छे से होगी, कार्य क्षमता में इजाफा होगा, लोग अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आदेश की एकता। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी इन कमांड। मतलब यहाँ पर ये है कि एक कर्मचारी की बात कर रहे हैं कि एक कर्मचारियों को एक ही व्यक्ति से आदेश मिले, क्योंकि अगर उसे अलग अलग लोगों से आदेश मिलेगा तो वह भ्रमित हो जाएगा और वह अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो देखिए बच्चों, इसका आशय यह है कि कर्मचारी को आदेश, ठीक है, केवल एक ही उच्च अधिकारी से प्राप्त हो, उसको अपने हेड से, सिर्फ एक ही हेड से आदेश प्राप्त हो। ठीक है, अगर उसे अनेक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होगा तो उसको क्या होगा, वो आदेशों में भिन्नता होगी, और आदेशों में भिन्नता होने के कारण जो कर्मचारी है वो भ्रमित हो जाएगा और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं उससे वो विमुख हो जाएगा। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी इन कमांड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए निर्देशन की एकता, यूनिटी इन डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर था यूनिटी इन
कमांड और ये है यूनिटी इन डायरेक्शन। देखिए, निर्देशन की एकता का आशय यह है कि संगठन की वह सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य समान हो, ठीक है, एक ही अधिकार एवं एक ही योजना के अंतर्गत रखना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी एक्टिविटी जिनका उद्देश्य एक हो, उनको एक ही जगह रखना चाहिए, उनको एक ही योजना के अंतर्गत रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, निर्देशन की जो एकता है बनी रहेगी। समझ में आया? दोबारा सुनिए बेटा, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यूनिटी इन डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जो यूनिटी इन डायरेक्शन है और यूनिटी ऑफ कमांड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में तो हमने बोला था कि जो कर्मचारी हैं उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति से निर्देश मिले, उनको कमांड सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा मिले। जबकि हम जब यूनिटी इन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि वह सारे क्रियाएं, ये वह सारे कार्य जिनका उद्देश्य एक ही है, उनको सिर्फ एक ही अधिकार एवं एक ही योजना के अंतर्गत रखना चाहिए, उनको एक ही योजना, एक ही प्लानिंग के अंतर्गत रखना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया? निर्देशन की एकता क्रियाओं के विभाजन एवं समूह क्रिया से संबंधित है। जो निर्देशन की एकता है ना, वो किससे रिलेटेड है कि हमने क्या किया, क्रियाओं का विभाजन किया और उसको समूह में बांट दिया, इससे रिलेटेड होती है। जबकि जो आदेश की एकता है वह व्यक्तियों के संगठनात्मक संबंधों को परिलक्षित करती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? व्यक्तियों के संगठनात्मक संबंधों को परिलक्षित करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कर्मचारियों की बात हो रही है, यहाँ पर उनके जो अधिकारी हैं उनकी भी बात हो रही है, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जब अपन किसी एक संगठन में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर जो संगठन का हित है वो सर्वोपरि होगा, ठीक है। किसी संगठन में यदि संगठन के हित एवं व्यक्तिगत हितों में अगर संघर्ष है तो ऐसी स्थिति में हमें किसको सर्वोपरि रखना होगा? संगठन के हितों को, ठीक है, या सामूहिक हितों को हमें क्या रखना पड़ेगा? सर्वोपरि रखना होगा, और हमें जो हमारे व्यक्तिगत हित है उनका त्याग करना होगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखिए, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का जो वेतन मिलता है या कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है उसमें एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के बदले उनको या तो वेतन मिलता है या मजदूरी मिलती है, या उनको विभिन्न प्रकार का वित्तीय प्रेरणा मिलेगी। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल मोटिवेशन मिलेगा या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन मिलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्रतिफल निर्धारित कर रहे हैं, किसी चीज़ को पैसा दे रहे हैं या किसी इंसान को कुछ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन दे रहे हैं, तो उस समय जब हम प्रतिफल निर्धारित करते हैं उस समय हमें यह सोच लेना चाहिए, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो हम पैसा दे रहे हैं या वेतन दे रहे हैं वो न्यायपूर्ण है या नहीं है। तो इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन में मतलब क्या है? जो भी कार्य है उसको एक ही व्यक्ति के पास सौंपा जाए, मतलब उस कार्य के जितने भी अधिकार है, एक संगठन में कार्य के जितने भी अधिकार हैं उनको एक ही व्यक्तियों के पास सम्मिलित कर देना, संगठित कर देना, उसे तो हम बोलेंगे केंद्रीयकरण, ठीक है। और विकेंद्रीकरण इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो देखिए, फेयोल के अनुसार किसी संगठन में जितने भी अधिकार हैं उनमें या तो केंद्रीयकरण है या विकेंद्रीकरण के बीच आवश्यक सामंजस्य होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि बड़े संगठन में जो अधिकारों का क्या होता है, विकेंद्रीकरण अधिक इम्पॉर्टेंट है। उसमें विकेंद्रीकरण क्यों है? क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें कार्यों के अंदर एफिशिएंसी लानी पड़ेगी या वर्क के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कार्य है वो अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से निष्पादित हो, तो हमें क्या करना जरूरी होगा? हमें विकेंद्रीकरण करना जरूरी होगा। हम क्या करेंगे? मनुष्य को, जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको हम उत्तरदायित्व भी सौंप देंगे किसी कार्य का, और उसको हम अधिकार भी सौंप देंगे, जिससे कार्य तरीके से हो पाएगा। और अगर हम छोटे संगठन की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकार है उनका केंद्रीकरण अधिक उपयोगित है,
ठीक है। अगर हम छोटे संगठन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी राइट्स हैं, जितने भी अधिकार हैं, उसका केंद्रीयकरण करेंगे, उसको हम सेंट्रलाइजेशन कर देंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। वैसे तो अगर हम माने कि इसका मतलब क्या है वो तो समझ लीजिए पहले। ये कह रहे हैं जितने भी उच्चतम अधिकारी हैं, ठीक है, उच्चतम अधिकारी हम यहाँ बात कर रहे हैं सीईओ या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ से नीचे के अधिकारियों के बीच संपर्क रूपी एक कड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक तरीके से जो कम्युनिकेशन है उसकी एक कड़ी बनी हुई होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे ये क्या है। तो देखिए ये हेड है, ठीक है, ये इसके नीचे सबऑर्डिनेट, ये इसके सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है। अब देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हमने माना ये हेड है, ये दो डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब इस वाले डिपार्टमेंट में अगर मैं कम्युनिकेशन देखूं तो ए से बी को जाएगा, बी से सी को जाएगा, सी को डी से, डी से ई, ई से एफ और एफ से जी। ठीक है, और ये सबसे निश्चितम अधिकारी है या एम्प्लॉय मान लो। और इसी तरीके से अगर हम माने ए से एल, एल से एम, एम से एन, एन से ओ, ओ से पी और पी से क्यू। बट बहुत बार क्या होता है, ये जो तरीका है वो श्रेष्ठतम तो है, पर इसमें बहुत बार क्या हो जाता है, देरी हो जाती है। तो एक और तरीका है जिसमें हमें बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बोला एक ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसका एम्प्लॉय और इसका एम्प्लॉय, ये दोनों डिपार्टमेंट हैं और इन दोनों के जो एम्प्लॉय है, इनके अधिकारी हैं, वो क्या है, समान रूप से हैं। तो ये इस तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये क्या है, बेस्ट तरीका है। ठीक है, चित्र के अनुसार ए संगठन के सर्वोत्तम स्तर पर है। जो ए है वो क्या है, हेड है, और उसके दो प्रत्यक्ष अधीनस्थ हैं, बी और एल। ठीक है, बी और एल के अधीनस्थ हैं जो जी एंड क्यू पर समाप्त होती है। तो ए से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बी, सी, डी, ई, एफ तक जाएगी और जी के पास पहुंचेगी। उसी प्रकार अगर हम जी से कोई संदेश ऊपर भेजना होगा तो पहले जी से एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी और फिर बी, और फिर कहाँ पहुंचेगा, ए तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो एक मेथड था, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बट इसमें जो संगठन की जो व्यवस्था है वो हरदम मेंटेन रहती है, क्योंकि जो भी कार्य है, जो भी संदेश है, वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक आराम से पहुंच पा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, कोई दुविधा भी नहीं है, कोई आशंका भी नहीं हो रही है। ठीक है, परंतु क्या होता है, कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं उस प्रणाली में। ठीक है, बहुत बार ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जो इस प्रणाली के द्वारा जो संप्रेषण है या कम्युनिकेशन है उसमें देरी हो जाती है, उसमें टाइम लगता है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, समान स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं, जैसे ये माने तो ये और ये दोनों क्या हो गए, समान स्तर के अधिकारी हो गए, और ये क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, बट इनकी जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में ये आपस में क्या कर सकते हैं, संदेश को एक दूसरे तरफ भेज सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में संबंधित अधिकारी को अपने प्रत्यक्ष उच्च अधिकारियों को यह सूचित कर देना चाहिए कि उसने इस प्रकार का जो संवाद किया है वो क्यों किया है और इसकी में उसने क्या विषय सामग्री थी। देखो यहाँ पर मैंने बोला ये इसने क्या किया, इस इंसान से बात करी, मतलब इससे क्या किया, उसने कम्युनिकेट किया। बट ऐसी स्थिति में जब वो कम्युनिकेट करता है या कुछ संदेश को पहुँचाता है तो उसे अपने से ऊपर वाले अधिकारियों को यह बताना पड़ेगा कि उसने इस इंसान से क्या बात करी और किस लिए बात करी। ठीक है, और जो बात करी उसमें उसकी विषय सामग्री क्या थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए व्यवस्था। ठीक है, अब हम जानते हैं जैसे हमारा घर है, गंदा होता है तो हमें किसी कार्य को करने में बहुत परेशानी होती है, पर अगर हमारा घर या किचन साफ होती है तो हम फटाफट उस कार्य को जल्दी से पूर्ण रूप से कर पाते हैं। वैसे हम बात कर रहे हैं व्यवस्था की। व्यवस्था को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर। जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उनको उनकी सही जगह पर रखना, ये भी एक टाइप का प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। तो देखिए व्यवस्था का अर्थ है प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान हो तथा प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो।
ठीक है, और सही स्थान पर होनी चाहिए। और इस उद्देश्य का मतलब ये जो सिद्धांत है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम क्या करें, सही कार्य को उचित व्यक्तियों को सौंपे, कार्य का उचित ढंग हो और जो निष्पादन हो रहा है, जो कार्य निष्पादित हो रहा है उसका नियंत्रण भी हो, जिससे क्या हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ सके। बेसिकली ये ऐसे बोल रहे हैं कि जितने भी चीज़ें होती हैं वो सही तरीके से रखी हुई हो, सही ऑर्डर में रखी हो और वह सही तरीके से कार्य करे। ठीक है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? व्यवस्था के अंदर आएंगी। और इस सिद्धांत का जो उद्देश्य ये है कि जितना भी कार्य है वो उचित व्यक्तियों को सौंपा जाए और उचित वो जो कार्य जो सौंपा गया है वो उचित तरीके से किया जाए, उचित ढंग से निष्पादित हो और निष्पादित कार्य को नियंत्रण किया जाए, देखा जाए कि वो सही तरीके से निष्पादित हुआ है या नहीं हुआ। तो ये किसी भी संगठन की कार्य क्षमता को इजाफा या बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखती है समता। ठीक है, अब समता का मतलब क्या है? जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको बराबर रूप से देखना, उनको बराबर रूप से आंकना और उनको इस तरीके से पारिश्रमिक दिया जाए, उनका जो वेतन है वो इस तरीके से दिया जाए, उनकी जो सैलरी है वो इस तरीके से दी जाए कि उनके अंदर भेदभाव ना हो। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया समझ में आपको? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं जो भी कर्मचारी हैं उनका जो टाइम पीरियड है, जितने देरी के लिए वो किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उसकी जो कार्यकाल है उसमें स्थिरता हो, मतलब उसमें स्टेबिलिटी हो। तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य पर कर्मचारियों की नियुक्ति कम से कम एक निश्चित समय के लिए करी जानी चाहिए। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य में अगर आप क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं या उसकी नियुक्ति कर रहे हैं तो उसको कम से कम एक निश्चित समय के लिए की जाए। ठीक है, कि भाई हाँ 2 साल या 3 साल के लिए तेरे को इस कार्य के लिए हमने क्या कर दिया, नियुक्त किया जाए। जिससे क्या होगा, जो कर्मचारी है वह अपने कार्य की प्रकृति को समझ पाएगा कि वह किस प्रकार का कार्य कर पा रहा है और अपनी जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशन है उससे रिलेटेड, उससे भी वो भली भांति क्या हो जाएगा, परिचित हो जाएगा। जिससे उसकी जो कार्य क्षमता है वो बेहतर रूप से सामने आएगी, वो बेहतर रूप से कार्य कर पाएगा और संगठन की सफलता में अपना योगदान दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अधिकार और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को किसी भी कार्य में पहल करने की प्रेरणा दें, मतलब उनको मोटिवेट करें। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने कि हमने बोला था कि हम उनको में जितने भी अपने कर्मचारी हैं उनके बीच में क्या दें, उनको राइट्स दे दें, अधिकार दे दें और उनको अनुशासित रखें। ये तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम ये कहें कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम क्या करें, प्रेरित करें। जितने भी हमारे अधीनस्थ हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी है, जो हमारे अधीनस्थ हैं, उनको हम किसी भी कार्य करने में, पहल करने में हम उनको मोटिवेट करें कि हाँ तुम ये कार्य कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होंगे, नए विचारों का सृजन होगा, नए नए विचार आएंगे, नए नए विचारों का डेवलपमेंट होगा और जितने भी अधीनस्थ हैं उनमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ हमारी भी इस कंपनी के अंदर पहुँच है, हम भी इस जो कंपनी है उसका पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से उनमें एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन की भावना जगती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सहयोग की भावना, कॉरपोरेशन की भावना की सहयोग करना है। ठीक है, किसी संगठन की सफलता कर्मचारियों के परस्पर सहयोग से आती है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, बहुत सारे एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, अब ये जितने भी कर्मचारी है वो एक दूसरे से क्या करें, सहयोग करें, कोऑपरेट करें। और ये जो कोऑपरेट करेंगे उससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी शक्ति आएगी, एकता की शक्ति आएगी। ठीक है, बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं इस वाले इसके अंदर कि इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधक ऐसे कदम उठाए, ऐसे स्टेप उठाएं जिससे कर्मचारियों में परस्पर विश्वास हो एवं सहयोग की भावना उत्पन्न हो सके। बेसिकली अगर हम बात करें सहयोग की भावना वाले प्रिंसिपल के अंदर, इसके अंदर प्रबंधक से आशा की जाती है कि जितने भी उनके कर्मचारी हैं उनमें क्या हो, एक टाइप का सहयोग हो, एक टाइप का
विश्वास हो, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतर तरीके से कार्य निष्पादित कर पाएगी और अपनी जो उसकी जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर पाएगी। आज के वीडियो में हमने जाना हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में और उनको हमें समझा और उनके बारे में जाना कि वो क्यों ज़रूरी हैं। नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम जानेंगे कि हेनरी फ्योल का योगदान क्या था।